मैं समझता हूँ कि भारत की सुरक्षा और विदेश नीति के लिए स्वतंत्रता के बाद इस समय का जो समय है वो एक बहुत ही बड़ी परीक्षा का समय है। और हमें आत्मचिंतन की भी आवश्यकता है कि आज हम 3 मोर्चों पे एक साथ कैसे अपने शत्रुओं से घिरे हुए हैं। मैं जो है शासन और सशस्त्र सेनाओं की क्षमता पे और उनकी प्रतिबद्धता पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर रहा हूँ। ये आकलन की भी हमारी कुछ उसमें गुंजाइश होती है कि हम सोचें कि ऐसा क्यों हुआ है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से लगी हुई एलओसी पर भारतीय सेनाएं और कश्मीर घाटी में भी उन्होंने आतंकवाद पे काबू करने पे बहुत ही सक्षमतापूर्वक वो कार्रवाई कर रही हैं। यद्यपि इन कार्रवाइयों में 5 अगस्त 2020 के बाद ये धारा 370 के विघटन के पश्चात पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई ने बहुत ही ताकत लगा के इस पे कार्रवाई करने की कोशिश की है, जिसका कि हम इस वक्त में मुकाबला कर रहे हैं। पाकिस्तान में आर्मी और आईएसआई वहाँ का शासन की प्रमुख प्रणाली है और दुर्भाग्यवश जनतांत्रिक सरकार वहाँ पर चुनाव नहीं जीतती है, बल्कि उनको चुनाव जितवाया जाता है। इसी वजह से हमें ये समस्या वहाँ पर ज़्यादा उठानी पड़ रही है और मैं समझता हूँ कि हम उसको काबू में पाने में सफल हों। दूसरा जो फ्रंट अभी खुला हुआ है, लद्दाख में जिस तरह से पेंगांग त्सो लेक और गलवान वैली में चीन ने एक बहुत ही ज़्यादा ताकत के साथ में इस लाइन ऑफ कंट्रोल को बदलने की कोशिश की है और गलवान वैली में उनके सैनिकों की संख्या उन्होंने बढ़ा के एक ब्रिगेड से भी ज़्यादा कर ली है। पेंगांग त्सो लेक में भी उन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है, जबकि 1993, 96 और 2005 की संधियों के मुताबिक वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई इस तरह की घटना होने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए थी, फिर भी ये हुआ है। गोली न चलाने की इसमें प्रतिबद्धता है, तो उसका उन्होंने दूसरा निकाल के नुकीले लाठियों, तार और पत्थरों से जो है वो हमारे वीर जवानों के ऊपर हमला किया। ये बहुत ही शर्मपूर्ण घटना है जिसकी हम सब निंदा करते हैं। चाइना जो है उसको समझने में भारत की तमाम राजनीतिक सत्तारूढ़ पार्टियां पिछले 70 साल में भूल करती रही हैं और ये भी मैं सोचता हूँ कि वर्तमान शासन भी चीन की मंशा को समझने में उस हद तक कामयाब नहीं हुआ जैसा होना चाहिए। चीन आपका कभी मित्र ना रहा है ना रहेगा। उनकी विस्तारवादी जो प्रवृत्ति है वो हमें हमेशा तंग करती रहेगी। चीन की शह पे ही नेपाल की जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, उनके प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो है उस इलाकों पे अपना कब्जा दिखाने की कोशिश की है जो कभी उनके थे ही नहीं। तमाम संधियां भारत नेपाल के बीच में जो पिछले 70 साल में हुई है, उसके पहले सुगौली संधि हुई, सब में जो है ये पक्ष बिल्कुल क्लियर था। भारत और नेपाल के रिश्ते एक दो देशों के नहीं, दो पड़ोसी के नहीं, बल्कि हमेशा ये पारिवारिक रोटी बेटी का जिसका कहा जाता है वैसे रिश्ते रहे हैं। ना वीज़ा लगता है, हमारे यहाँ के कितने लोग वहाँ काम करते हैं और 30 लाख से ज़्यादा नेपाली भारत में काम कर रहे हैं। अब चीन ने उनको एक भारी मात्रा में कर्ज देके और आंतरिक रूप से संसाधन बढ़ाने की एक उनको एक झुलावा दिया है। उसकी वजह से और कम्युनिस्ट पार्टी की उनकी सरकार है जिसके कि उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता चीन के साथ ज़्यादा होती है, वो इसमें करने में सक्षम हुए हैं। मैं ये सोचता हूँ कि देर अबेर से ये नेपाल को पता लगेगा, वो अपनी भूल को मानेगा। मगर नेपाल जैसा देश अगर भारत के खिलाफ खड़ा हो रहा है, ये मेरे हिसाब से हमारी विदेशी कूटनीति का सबसे बड़ा असफलता के रूप में ही मैं इसको लूँगा। और चीन ने जिस तरह से एलएसी में बदलने की कोशिश की है, ये इतनी आसानी से वो जाएंगे नहीं। नरेंद्र मोदी और शी पिंग, चीन के राष्ट्रपति के बीच में संबंधों को हमेशा सारी दुनिया में माना जाता है बहुत अच्छे रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि प्रधानमंत्री इसमें अंतिम पहल करके भारत को उसी स्थिति में दोबारा पहुँचाएंगे जहाँ पर हम अप्रैल 2020 के पहले थे। और उसके आगे फिर हमें आत्मचिंतन करना है कि किस तरह से हम इस समस्या से निपटें और चीन पे दबाव डाल के
एलएसी के जो अनडिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं उनको पहले आइडेंटिफाई करें और धीरे धीरे इस समस्या के हल की ओर हम आगे बढ़ें।